अगर मैं इसका नया नाम देना चाहती थी तो इट वुड हैव बीन न्यू एज बिजनेसेस, न्यू इकोनॉमी फंड। 80% जो आपका निवेश है वो जाएगा रिसेंटली लिस्टेड 100 आईपीओ कंपनीज में। ये एक थीमेटिक फंड है, ये कभी आपके पोर्टफोलियो का 50% नहीं हो सकता। मेरा फंड है, लेकिन मैं आपसे खुद कह रही हूँ, आईपीओ इन इट सेल्फ एक खत्म नहीं होती कंपनी की कहानी। वो एक कंपनी की लाइफ में एक इवेंट है, एक पॉइंट है जो आता है। अच्छी कंपनी लिस्टिंग डे के बाद भी बहुत अच्छा पैसा बनाती है। ये हम इन्फिनिट कैपेसिटी फंड नहीं चलाना चाहते, ये 1000-1200 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। राइट। सो Okay. फिर इसको बंद कर देंगे, उसके बाद इसे बंद कर देंगे, उसके बाद इसे बंद कर देंगे। हाँ, आई वुड एक्सपेक्ट 50 to 60% ऑफ द पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप रहेगा। लोग हमारे फंड में सोच समझकर सही रीजन के लिए और सही एलोकेशन और टाइम होराइजन के साथ आए। अगर वो नहीं समझ आता तो ना आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी पर। आपके साथ मैं हूं स्वाति। हम रिटेल निवेशक जब भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं ना, तो हमेशा ये लगता है कि हमें तो शेयर ही अलॉट नहीं होता है, क्या करें। तो एक फंड हाउस इसका एक सोल्यूशन आपके सामने लेकर आ रहा है। आपने इसके बारे में, इस नाम के बारे में कुछ दिनों पहले बी वेल्दी हेल्पलाइन सेशन में जरूर सुना होगा, अगर आप फॉलो करते हैं, देखते हैं तो। फंड का नाम है एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। ये लेकिन एनएफओ नहीं है, नया फंड ऑफर नहीं है। 2018 फरवरी में एडलवाइज ने क्लोज एंडेड फंड निकाला था। इसका नाम था एडलवाइज मेडन अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 1। उसकी मैच्योरिटी अभी जून 28 को हो रही है, लेकिन इसे बंद नहीं किया जा रहा है, इसे ओपन एंडेड फंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब ये कि जो पुराने निवेशक हैं इस फंड के, वो चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं आगे के लिए भी, और नए निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी नए विकल्प में के आने पर आपके पास वो तमाम जानकारियां होनी चाहिए जिसके आधार पर आप ये फैसला करेंगे कि इसमें निवेश करना है कि नहीं करना है, और करना है तो क्यों करना है। तो आज का वीडियो आपको वो हर जानकारी देगा इस एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड के बारे में, और इस जानकारी को आप तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगी एडलवाइज एएमसी यानी फंड हाउस की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ राधिका गुप्ता। राधिका, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिंदगी में सब ठीक ठाक है, हैप्पी, खुश, गुलजार, हसीन? बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खुश। आई थिंक ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसने जिंदगी में वक्त ज्यादा दिया है। जो जिंदगी में एक थोड़ा सा ठहराव आ गया है, क्योंकि मैं 2-3 दिन हफ्ते में ट्रैवल करती थी, तो अब थोड़ा किचन का भी काम देख लेती हूँ। लाइक मुझे कुकिंग का शौक है, तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेती हूँ। तो एक ठहराव सा आ गया है। काम उतना ही हो रहा है, लेकिन ठहराव सा आ गया है जो फिजिकली बहुत अच्छा है। सो आई थिंक हर चीज में आपको एक पॉजिटिव साइड ढूंढनी भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि आजकल का माहौल थोड़ा गमगीन रहता है, तो इंसान का खुश रहना किसी न किसी बहाने से ये बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने आपके जो क्लोज एंडेड फंड था उसमें पैसे लगाए थे, उसका नाम था एडलवाइज मेडन अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 1, उनको भी खुश होने का मौका मिला। काफी अच्छा खासा रिटर्न वहां दिख गया, उनको मिल गया। तो ये बताए कि अमूमन आपका फंड अच्छा किया, अच्छा परफॉर्म करके क्लोज एंडेड में आपके पास ऑप्शन था इसे बंद करके सीरीज 2 शुरू करने का, राइट? ये होता है हमेशा, तो वो क्यों नहीं किया गया? इसको कन्वर्ट करने का क्यों प्लान किया? सो आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। जब ये शुरू हुआ था तो ये काफी अनोखा कॉन्सेप्ट था स्वाति। जब ये 2018 में शुरू हुआ था, तो ये अपनी कैटेगरी में पहला आईपीओ फंड था, और हमने क्लोज एंडेड फॉर्मेट में इसलिए किया कि हमने कहा एक बार देख लें थोड़ा लिक्विडिटी कंडीशंस, नया आइडिया है, कैसे चला पाएंगे। सो आई थिंक दैट इज द वे वी रैन इट। 500 करोड़, आई मीन 300 करोड़ का फंड था, 550 करोड़ का हो गया। अब एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है। हमारे बहुत इन्वेस्टर्स जो ओपन क्लोज एंडेड फंड में थे, उन्होंने हमें लिखा कि यही कॉन्सेप्ट आप ओपन एंडेड क्यों नहीं कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप नई सीरीज क्यों नहीं चलाते। आई थिंक हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे एग्जिस्टिंग निवेशकों को है, वो इसमें और पैसा डालना चाहते हैं। अगर ये फंड बंद करते और नए फंड में आते तो उनके पे टैक्स इम्प्लीकेशंस होते। यहाँ जो है बहुत नए निवेशकों ने लिखा है कि एनएफओ क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल एनएफओ का बहुत चलन है, आपको पता है।
इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू डू एन NFO, बहुत आसान था करना। लेकिन आई थिंक सही चीज है कि एक तो एज अ हाउस हम ये नहीं चाहते कि बहुत सारे फंड्स हों। फंड अगर वही चीज आप ओपन एंडेड कर सकते हो थोड़ी मेहनत करके तो वो कर देनी चाहिए। इन्वेस्टर के लिए बहुत फायदा है, नए निवेशक के लिए, क्योंकि जब वो आएगा तो उसको एक रेडीमेड पोर्टफोलियो मिलेगा। ये नहीं है कि फंड को 1 महीना डिप्लॉय करने में लगेगा। तो ये भी निवेशकों के लिए, नए निवेशकों के लिए फायदा है। पुरानों के लिए टैक्स इम्प्लीकेशंस का कोई स्ट्रेस नहीं है। तो आपने ये ऑप्शन दिया है कि पुराने चाहे तो बने रहें, चाहे तो निकल जाएं, और वो अगर आज अभी बने रहने का भी कॉल लेते हैं इस फंड में और 1 महीने 2 महीने के बाद एग्जिट करेंगे तो भी कोई चार्जेस उनको नहीं देना होगा। हाँ, तो उन्हें तो रश नहीं है। आई मीन जब उन्हें कभी निकलना है, आज 10 साल बाद, 3 साल बाद, वो उनकी चॉइस। अच्छा, ओके। अब ये बताएं राधिका कि पुराने और नए में नया नाम जो आपने दिया है वो है एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड। तो इस पुराने और नए में कोई फर्क है या फिर एकदम ही सेम है कॉन्सेप्ट दोनों का? स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है, नई की और पुराने की भी। हमने कोई ट्वीक्स नहीं की है, सिर्फ स्ट्रक्चर में ट्वीक है। क्लोज्ड एंडेड टू ओपन एंडेड स्ट्रैटेजी यही रहेगी। पुराने डॉक्यूमेंट में शायद इतनी अच्छी तरह डिफाइन नहीं किया, अब हमने थोड़ा सा उसे क्लीन अप कर दिया है कि 80% जो आपका निवेश है वो जाएगा रिसेंटली लिस्टेड 100 IPO कंपनीज में। इनफैक्ट इसका अब हमने उस टाइम ये बेंचमार्क था नहीं बाजार में, मल्टी कैप बेंचमार्क था। इस टाइम इसका बेंचमार्क हमने एक बहुत अप्रोप्रिएट कर दिया है, NSE का रिसेंटली लिस्टेड 100 IPO इंडेक्स। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लास्ट 100 IPOs हैं, बेसिकली जो पिछले 3-4 साल के IPOs हैं, उसमें 80% पैसा आपका जाएगा। 20% की जैसे थीमेटिक फंड्स में होती है, फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस 20% का पैसा HDFC बैंक में या कोई नॉन IPO रिलेटेड में डाल देंगे। इसका बस ये है कि कोई कंपनी 101st या 102nd IPO हो गई तो हम पे एग्जिट करने का थोड़ा प्रेशर नहीं रहता, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ओके, तो आपने जो पुराना मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी, इसका जब नोटिस आया था जिसमें लिखा था इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कि ये पिछले 3 साल में आए हुए IPO में उनमें उन कंपनियों में पैसा इनका इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ पर आपने नए में आपने इसको लास्ट 100 कंपनीज कर दिया है, न्यूली लिस्टेड कंपनीज। तो बेसिकली ये चेंज करना मतलब वो ये आपका कोई स्टडी कहती है कि 3 साल में 100 कंपनियां थी उतना ही वही नंबर है, या फिर कोई और वजह है इसको चेंज करने की? दिस इज जस्ट लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबिलिटी। 3 साल थोड़ा सा एक एडहॉक नंबर है। जब एक इंडेक्स भी बनानी थी तो हमने कहा 100 कंपनी। 100 कंपनी का मतलब भी एक्चुअली 3.5 साल ही होगा। देखिए, हमने कहा कि जो लास्ट 100 रिसेंटली लॉन्च्ड IPO है हम उसमें डालेंगे पैसे। अब अगले महीने, अगले 6 महीने में हो सकता है कि 15 IPO और आ जाए। तो ये जो 100 का जो हमारा बास्केट है, बकेट है, वो चेंज हो जाएगा अगले 6 महीने के बाद, क्योंकि वो लास्ट लॉन्च में तो वो 15 ऐड हो जाएंगे, इधर से 15 और निकल जाएंगे, ऐसा कुछ होगा? हाँ, तो एक्चुअली यूनिवर्स आपकी चेंज हो जाती है क्योंकि लास्ट हम, लेकिन इसलिए आपके पास 20% फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें जैसे मैंने कहा। नहीं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, और ये BSE IPO इंडेक्स में प्रॉब्लम है कि अगर आप सिर्फ लास्ट महीने का देखो या सिर्फ वो करो तो कुछ 101st या 105th आपके एग्जाम्पल में अगर हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। So that is why हम नहीं चाहते कि इस पोर्टफोलियो में चर्न ज्यादा हो। सी देयर इज वन बिग मिथ अबाउट IPOs के IPO की जो कहानी है वो लिस्टिंग डे पे लेवर करके वो सब, दैट इज अ मिथ। एक्चुअली अगर आप हमारी परफॉर्मेंस देखें पिछले 3 साल की, मिनिमम रिटर्न्स हैव बीन मेड ऑन लिस्टिंग डे। मोस्ट रिटर्न्स हैव बीन मेड आइदर एग्जिस्टिंग IPOs को खरीदना या अच्छी कंपनीज को लंबे समय तक होल्ड करना, क्योंकि जो एक IPO इन इट सेल्फ एक खत्म नहीं होती कंपनी की कहानी। वो एक कंपनी की लाइफ में एक इवेंट है, एक पॉइंट है जो आता है। अच्छी कंपनी लिस्टिंग डे के बाद भी बहुत अच्छा पैसा बनाती है। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ स्वाति। कुछ कंपनियां हैं जिनकी लिस्टिंग बहुत बेकार होती है और लेकिन वो बहुत अच्छा करती हैं। तो अभी मैं आपसे गैस करके सवाल पूछूंगी जो बहुत लोग नहीं गैस कर पाते। 2007 में बहुत फ्रेंजी हुई थी, आपको पता है वो कैसा मार्केट था। और उस साल के फर्स्ट हाफ में एक कंपनी लिस्ट हुई थी, कुछ 200-300 करोड़ का IPO हुआ था और बिल्कुल डिजास्टर था। 30% डाउन थी लिस्टिंग पे, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ था, जहां हम सुनते हैं 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम अंडर सब्सक्राइब था।
आज वो कंपनी, अगर मैं आपको गेस करने को कहूँ, वो मल्टी, आई मीन इट इज 10-20,000 crore ऑफ मार्केट कैप, No दैट इज idea. पेज इंडस्ट्रीज. Oh, सो yeah. लिस्टिंग पे डज नॉट, एंड देयर वर मेनी कंपनीज बाय द वे जिन्होंने बहुत बम्पर स्पेक्टेकुलर लिस्टिंग्स हुई थी 2007 में 8 में, जो कुछ नहीं है, जो पेज इंडस्ट्रीज से 1/10 मार्केट कैप की नहीं है. तो अल्टीमेटली अच्छी कंपनी होती है, बुरी कंपनी होती है. सो बेसिकली है एक थीमेटिक फंड, लेकिन काम करेगा फ्लेक्सी कैप के तर्ज पे. फोकस ज्यादा कहाँ रहेगा, या फिर वो भी फ्लेक्सिबल है लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के ऊपर? सी मैंडेट फ्लेक्सिबल है. इन प्रैक्टिस क्या होता है, अबाउट आई वुड एक्सपेक्ट 50 to 60% ऑफ द पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो कंपनीज आती हैं, लार्ज कैप आईपीओ कम होते हैं. अभी LIC का हो सकता है, पेटीएम का हो सकता है, एंड बाय द वे पैसिव फंड नहीं है, तो वी हैव टू लाइक दोस कंपनीज अल्टीमेटली, राइट. बट लार्ज कैप आईपीओ कम होते हैं, स्मॉल और मिड कैप आईपीओ होते हैं. वैल्यू माइग्रेशन बहुत होती है, तो हमने देखा है काफी ऐसे आईपीओ होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, जो जाके मिड कैप कंपनीज या लार्ज कैप कंपनीज हो जाती हैं. तो वैल्यू माइग्रेशन होती है आईपीओ कैटेगरी में. लेकिन 50-60% अगर आप एक रिस्क की उससे भी देखें, तो आपका मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में रहेगा. ओके. और नॉर्मली स्टॉक्स नंबर्स कितने रहेंगे इस पूरे इसके बास्केट में? वो नंबर 30 से 40 आप रखें. इट इज नॉट कि बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है. हर स्टॉक की पोजीशन रहेगी कुछ 4%. हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं जब हम कंपनीज देखते हैं. कंपनीज जिनके बिजनेस मॉडल थोड़े सेक्युलर हैं, उनमें पोजीशंस 5-6% रह सकती हैं. और जो थोड़ी सी सिक्लिकल कंपनीज हैं, जो सिर्फ एक साइकिल में अच्छा करती हैं, आईपीओ कंपनीज, उनकी पोजीशंस 3% रहती हैं. तो ये हमारा ब्रॉड प्रोसेस रहता है. क्लोज एंडेड फंड की हिस्ट्री के आधार पे एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या रहे इसके आपका रहेगा स्टॉक्स का? कुछ आईपीओस बहुत वेरिएंट है. कुछ आईपीओस ऐसे हैं जो हमने सिंस इंसेप्शन होल्ड किए हैं. तो इट इज अ फंडामेंटल कॉल ऑन आईपीओस. जब आपको कंपनी अच्छी लगेगी तो आप पार्टिसिपेट करेंगे. जब आपको उसके प्रोस्पेक्ट्स, जैसे आप कोई भी फंडामेंटल कंपनी देखेंगे, ठीक नहीं लगेंगे या उसकी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लगेंगी, तब आप उसको जाके एग्जिट करें. ओके. अच्छा, अब ये बताएं कि नॉर्मली जब कोई अच्छा आईपीओ ऐसी कंपनी आती है तो बाकी सारे फंड्स भी उसमें निवेश करते हैं, और ये सवाल सभी एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ये कह रहे हैं कि फिर फर्क क्या होगा एक नॉर्मली डाइवर्सिफाइड फंड और इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप देखते हैं, एंड आईपीओ कंपनीज आर नॉट आईपीओ कंपनीज, एक्चुअली ये न्यू जनरेशन कंपनीज हैं, राइट. जहां आपका पुराना आईटी सर्विसेज है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज में गेमिंग होगा. जहां आपका पुराना फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग है, यहाँ एसेट मैनेजमेंट और रजिस्ट्रार्स होगा. आई अग्री, मैं ये आर्गुमेंट खरीदती हूँ कि आई बाय दिस आर्गुमेंट कि एग्जिस्टिंग फंड्स, और मैं भी चलाती हूँ, वो इन कंपनीज में पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन अगर आप एवरेज मल्टी कैप फंड का एक्सपोजर देखें ये यूनिवर्स में, तो वो करीबन 7 से 9% है, विच इज नथिंग. ये फंड 100% देता है, और वो हमेशा ऐसा रहेगा. क्योंकि स्वाति, क्या होता है, जब आप एक मिड कैप फंड चलाते हैं या मल्टी कैप फंड चलाते हैं, आपका एक बेंचमार्क होता है, जो BSE 200, NSE 500 ऐसा होता है, और आपको वो बेंचमार्क देख के ही चलना पड़ता है. तो उसमें अगर एक सर्टेन अमाउंट 25-30% बैंकिंग होगा, तो आपका भी वहां उतना बैंकिंग होगा. इस यूनिवर्स में कोई कंपल्सन नहीं है. तो हमारे पास भी 20-25% फाइनेंशियल सर्विसेज है, लेकिन उसमें एक भी बैंक नहीं होगा. तो बैंक कहाँ आईपीओस होते हैं? राइट. We will have insurance companies, we will have depositories, हमारे पास exchanges होंगे, asset management companies होंगी. तो as I said, ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू एज बिजनेसेस का भी, अगर मैं इसका नया नाम देना चाहती थी, तो इट वुड हैव बीन अ न्यू एज बिजनेसेस, न्यू इकोनॉमी फंड. ओह, अमेजिंग. या ये है कि लोग को शायद ये बात समझ में नहीं आती है. उनको लगता है कि आईपीओ में लगाओ पैसे, ये भागेगा और हमें उस दिन अच्छी खासी क्विक मनी के तौर पे बेसिकली इसको देखते हैं. तो ऐसी एक्सपेक्टेशन आई एम श्योर इस नाम से ही लोगों के अंदर होगी. उस एक्सपेक्टेशन को मीट करना शायद पॉसिबल ना हो पाए. सो व्हाट डू यू वांट टू टेल देम कि इसको आप कैसे अप्रोच करें इस फंड को? So this is a thematic idea. And मेरी हमेशा से कोशिश रही है एज एडवाइज AMC, लोग हमारे फंड में सोच समझकर सही रीजन के लिए और सही एलोकेशन और टाइम होराइजन के साथ आए. अगर वो नहीं समझ आता तो ना आए, क्योंकि आई वुड रादर नॉट गेट एन इन्वेस्टर देन गेट समवन जिसका एक्सपीरियंस खराब हो. अब इस फंड में ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है, ये लॉन्ग टर्म निवेश का आइडिया है.
अगर मैं कहूँ कि मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स का 5 साल का होराइजन है, तो इसका भी वही होराइजन है, क्योंकि लिस्टिंग एक इवेंट है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद जब एक कंपनी लिस्ट हो जाती है, it opens itself to a new class of investors. For instance, जो म्यूचुअल फंड यूनिवर्स है वो अनलिस्टेड कंपनीज में ज्यादातर हिस्सा नहीं लेती, लेकिन जब एक लिस्ट हो जाती है तो वो इन कंपनीज को देखने लगती है, अर्निंग्स मोमेंटम आता है, प्राइवेट इक्विटी वैल्यू, तो बहुत सारी चीजें होती हैं लिस्टिंग के बाद। तो सबसे पहले तो आप अपना होराइजन ठीक रखिए, दूसरा इसकी रिस्क समझिए, और तीसरी बात जो आप शायद यू माइट नॉट हैव नोटिस्ड, हमने इस फंड में एक्चुअली एक एग्जिट लोड डाला है, और थोड़ा सा स्टीप एग्जिट लोड है 6 महीने का। ये सोच के डाला है, वी डोंट वांट पीपल जो आके 6 महीने, अच्छा इनको ये आईपीओ में ये एंकर मिल गया, चलो आओ जाओ, हम ये चाहते ही नहीं है। एंड अदर थिंग स्वाति व्हिच आई डिडंट मेंशन, ये हम इन्फिनिट कैपेसिटी फंड नहीं चलाना चाहते, ये 1000-1200 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, राइट? सो फिर इसको बंद कर देंगे, उसके बाद इसे बंद कर देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। हाँ, तो अभी अच्छा, ये चीज कहीं अभी तक ये ब्रेकिंग न्यूज है बेसिकली। हाँ, ये कहीं नहीं था, ज्यादा बताया नहीं है, लेकिन यही इंटेंट है हमारा कि 1000-1200 करोड़ पे इसे बंद कर देंगे। तो अभी ऑलरेडी इसका AUM जो है वो करीब 500 करोड़ के आसपास है, राइट? 500 से थोड़ा ज्यादा। हाँ। और आप बोल रहे हैं कि 1000-1200 तक में आप इसको फिर SIP लमसम दोनों ही लेना बंद कर देंगे पैसे इसमें? हाँ, I think so. I mean, we'll have to see. No fresh. Okay. हाँ, basically at 1000-1100 करोड़ we'll start telling the market, and then SIPs जो हैं वो चलती जाएंगी, and then we, probably at some point will not take fresh SIPs. See, it is very important. किसी भी फंड में हम लोग लिक्विडिटी की बहुत बातें करते हैं. It is an open-ended fund. इसकी लिक्विडिटी प्रोफाइल मेंटेन करना जरूरी है, और क्योंकि इसका यूनिवर्स IPO है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव अ फंड साइज जिसमें एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। मैं कभी ये नहीं चाहूंगी, हम लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम कैश पे बैठे रहें या हम निफ्टी में बैठे रहें, वो हम करना नहीं चाहते। तो एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, अच्छे तरीके से चलाएंगे एग्जिस्टिंग निवेशक। अमेजिंग। एक चीज जो मैं पढ़ रही थी और जो लोगों की राय थी कि अभी क्योंकि जब मार्केट में बुल रन होता है तो आपको IPOs देखने को मिलता है, लेकिन जब थोड़ा डल फेज आएगा तो IPO नहीं दिखेंगे उतने ज्यादा, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के सही एवेन्यूज ढूंढना या फिर नए ढूंढना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो उस टाइम पे कैसे मैनेज किया जाएगा इसे? I think लोग सोचते हैं कि हमारी यूनिवर्स सिर्फ IPO है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वही IPO है जो आने वाले हैं। हमारी यूनिवर्स इज लास्ट 100 IPOs, तो आपके पास हमेशा 100 अपॉर्चुनिटी रहेंगी, ये आपको जानना जरूरी है। उसमें द लाइकलीहुड कि अगर आपको 30-40 ठीक ठाक कंपनी मिल जाए, ये मेरी बिलीफ है रहे। सो इट इज नॉट, एंड एज आई सेड, हमारा जो ज्यादातर गेन है 3 जगह से हमारा गेन आता है। लिस्टिंग डे गेन्स, जो आगे IPO आ रहे हैं उनमें निवेश करना, और जो कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं पिछले 100 में, उनको अपॉर्चुनिटी देख के निवेश करना। फॉर इंस्टेंस, कई बार क्या होता है कि लिस्टिंग के टाइम कंपनी अट्रैक्टिव नहीं लगती क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा होते हैं या ज्यादा पता नहीं होता। उसके बाद मार्केट करेक्शन हो जाता है, और वही कंपनी जो IPO के टाइम अट्रैक्टिव नहीं लगी, 3 महीने बाद बहुत अच्छी लगती है, तो आप उसमें तब भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि हमारा वो है कि भाई IPO, लिस्टिंग डे गेन, नई चीज, तो हम ये भूल जाते हैं कि कंपनी तो 3 महीने बाद भी वही कंपनी है, शायद में मिल जाए। राइट। आपका, मैं क्योंकि आपको मैं फॉलो करती हूँ ट्विटर पे, और आपका मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें आपने 10 सवालों की एक लिस्ट बनाई थी, राइट? आपको तो मुझे उनमें से 1-2 सवाल लेती हूँ मैं, और इस फंड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? एक था नंबर 3 था कि डू आई नो इन व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस प्रोडक्ट विल मेक मनी एंड व्हाई इट विल डू सो? So yes, you do. These are new generation companies. ये नई जनरेशन की कंपनीज हैं. Do you know in what circumstances कोई भी इक्विटी फंड पैसा कमाएगा? जिस कंपनी में आपने निवेश किया है, अगर वो अच्छा करेंगे, ये पैसा कमाएंगे। अब इस केस में ये न्यू जनरेशन कंपनीज हैं। अगर ये अच्छी कंपनीज हैं तो लिस्टिंग के बाद इनमें एक नई क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स आएगी, एक अर्निंग्स मोमेंटम आएगा, and hence like all other companies they should make money. They will, of course, because these are younger companies, they are volatile, they can be more volatile than large cap companies, that goes without saying. और इसका उलट सवाल आपका नंबर 4 था कि किन सर्कमस्टांसेस में ये पैसे गवा सकती है? When there is a large correction in mid and small cap companies, because these are new generation companies, these are not safety companies. Okay.
नंबर 5 पॉइंट जो था वो ये कि what is this product adding to my portfolio that isn't already there? ये बात हालांकि सबने कही है कि ये थीम के तौर पे एक नई थीम है, ये ऐसा कोई फंड पहले नहीं सुना गया था। तो किस तरह के निवेशकों के पोर्टफोलियो में ये फंड आपको लगता है कि अपनी जगह देख रहा है? तो ये एक थीमेटिक, ये सवाल एक्चुअली बहुत अच्छा है इन इस कॉन्टेक्स्ट में। ये एक थीमेटिक फंड है, ये कभी आपके पोर्टफोलियो का 50% नहीं हो सकता। मेरा फंड है लेकिन मैं आपसे खुद कह रही हूँ। लेकिन what this does is it does add something to your portfolio जो ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पोर्टफोलियो का देखेंगे 30-40 स्टॉक्स, ज्यादातर वो पोर्टफोलियो कंपनीज आपके एग्जिस्टिंग मल्टी कैप, मिड कैप एक्सेट्रा पोर्टफोलियोज में नहीं होंगी। उसकी मैंने आपको वजह समझाई थी। ओके, ऑलराइट। और इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में जो आपका छठा पॉइंट था कि मैं कितना पैसा दे रहा हूँ इस नए थीम में इन्वेस्ट करने के लिए? So this will be a 2.2, like regular equity funds in the regular plan, and direct plan it will be very similar to all other equity funds. अच्छा, आपका जो पॉइंट 10 था, कमिंग बैक टू योर ट्वीट, कि what kind of disclosures and information do I need to monitor on this product after investing? तो एक निवेशक को अगर इस एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड में निवेश करना है तो किन किन चीजों को ख्याल में रख के इसमें जाना चाहिए? आई थिंक 2-3 चीजें, और हमारी अब एडलवाइज एमएफ की वेबसाइट आई थिंक इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले तो आप जाके, क्योंकि इस फंड का 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड वन ऑफ द रीजंस टू रन दिस एज अ कंटिन्यूड फंड इज कि लोगों को ट्रैक रिकॉर्ड तो दिखे। आप इसका जाके थोड़ा रोलिंग रिटर्न समझिए, इसने कब बुरा किया है, कब अच्छा किया है, मैक्सिमम लॉस क्या है, बेंचमार्क के अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये आपको जानना, खासकर जब ये बुरा करता है वो जानना आपका बहुत जरूरी है। दूसरा, आप इसका जाके प्लीज एक बार पोर्टफोलियो देखिए, और ऑनगोइंग बेसिस पे आई थिंक द वन थिंग इन ऑल फंड्स, नॉट जस्ट दिस फंड, जो निवेशक देखते नहीं है इतना, वो पोर्टफोलियो, क्या कंपनीज में मैं निवेश कर, वो जरूर देखिए, और वो सारा हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो एक रोलिंग रिटर्न्स और एक पोर्टफोलियो, ये दोनों चीजें जाके देखिए। चलिए, आई थिंक इतनी जानकारी किसी भी निवेशक के लिए सफिशिएंट है ये फैसला करने में कि उनको इस निवेश नए ऑप्शन में लेना है, अंदर जाना है, या फिर अभी दूर से देखना है, इंतजार करना है। लेकिन आपने जो ये बात कह दी कि हम 1100-1200 के लेवल पे आके बंद कर देंगे, ये उनको एक बार खींचेगा जरूर अपनी तरफ की। और तरीका ऐसा ना हो कि मैं मिस कर दूं ये अपॉर्चुनिटी, बाद में मेरे पास मौका ही ना रहे, जो आजकल 1-2 फंड के साथ होता है। सो इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच राधिका। बहुत ही छोटे में टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प सारी जानकारी आपने दे दी इस फंड के बारे में। तो मिल गई पूरी जानकारी। जितने भी सवाल इस फंड को लेकर अंदर उछल रहे थे, अब उनकी भूख मिट गई है, शांत हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपको नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि भाई इस फंड के बारे में आपको क्या, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या लग रहे हैं, वीकनेसेस क्या लग रही है। इतने दिनों से आप बीबीएलडी को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी अब अच्छे खासे एक्सपर्ट बन गए होंगे, है ना। तो जरा वो एक्सपर्ट की टोपी पहनिए और नीचे लिखिए कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं इस फंड के बारे में, इसके माइनस पॉइंट्स क्या आपको लगते हैं, किस तरह के निवेशकों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के निवेशकों को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी असेसमेंट, आपकी अपनी राय क्या बनी है इस फंड के बारे में। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार मत कीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।